ये कश्मीर के इतिहास की अनोखी धमकी दी कि हम सब कैंडिडेट्स को मार देंगे। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि 4000 लोग चुने गए, एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई। वहां तो जरा सी कोई बात होती थी तो एक हफ्ते में 50 आदमी मर जाते थे। 1910 में अनरेस्ट हुआ, 62 आदमी मरे। 1920 में हुआ, 1920 में हुआ, नहीं 2010 में हुआ, 50 लोग मरे। चला सिर्फ पाकीज़ा की गजल के सिलसिले में कश्मीर पहुंच गया था। मैं वापस आता हूं। रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। खतरे इतने थे, मैंने जाने के फौरन बाद 17 साल के बाद पंचायत का इलेक्शन कराया। सारी पार्टियों ने बायकॉट किया, हुर्रियत ने बायकॉट किया, टेररिस्टों ने धमकी दी कि हम सब कैंडिडेट्स को मार देंगे। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि 4000 लोग चुने गए, एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई। ये कश्मीर के इतिहास की अनोखी घटना थी। वहां तो जरा सी कोई बात होती थी तो एक हफ्ते में 50 आदमी मर जाते थे। 1910 में अनरेस्ट हुआ, 62 आदमी मरे। 1920 में हुआ, 1920 में हुआ, नहीं 2010 में हुआ, 50 लोग मरे। ये जो बहुत बुरहान वानी वाला मामला हुआ उसमें 110 लोग मरे। हर एक हफ्ते में इतनी कैजुअल्टी वहां होती थी, लोग मरते थे, लोगों को उकसाया जाता था, वो पुलिस पे थाने पे हमला करते थे, गोली चलती थी। और आज 370 हटाने के बाद भी एक भी गोली फायर नहीं करनी पड़ी है हिंदुस्तान की फोर्सेस को। मुझे जब मैं ब्यूरोक्रेट से जिक्र करता था कि शायद ये करना पड़े तो वो डराते थे कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके हटने के अगले ही दिन सब अस्पतालों में गया, बाजारों में गया, सब जगह गया। और एक लड़के ने तो मुझे यहां तक कहा कि चलिए लाल चौक पे आपको चाय पिलवाता हूं। लोगों के मिजाज में फर्क आ गया था, नैरेटिव से फर्क आया था। हमने कहा, सब जो नौजवान वहां हथियार लिए हुए हैं, मैंने पब्लिक ऑफर उनको किया कि आप ये हथियार छोड़ के मेरे घर आइए, खाना खाइए और मुझे कन्विंस कर दीजिए कि कैसे आप 250 आदमी हथियार से इंडिया जो सुपर पावर है उसको हरा के कुछ ले लेंगे। मोहब्बत में आप सब कुछ ले लेंगे। मेरी बहुत बात होती थी उस तरह के लोगों से भी, और वो बताते थे कि साहब हमको ना हिंदुस्तान से मोहब्बत है, ना पाकिस्तान से है, ना हुर्रियत से है, और इन दोनों पार्टियों से तो बिल्कुल नहीं है। हमारी बर्बादी इन्होंने की है। अब तो हमको मौलवी लोग ये सिखाते हैं कि जन्नत मिलेगी अगर मरोगे तो। ये सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो आज ये समझाई जा रही है। मैंने इस पे भी पब्लिक स्टेटमेंट किया और ये कहा कि जन्नत अगर आपको चाहिए तो आपको मर के मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमको 2 जन्नत दे सकता हूं। एक तो वो है जहां जहांगीर ने घोड़े से उतर के कहा था कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं है, वो तुम्हारा कश्मीर है। इसको रखो, चलाओ, बढ़ाओ, और उसके बाद एक अच्छे मुसलमान के तौर पे मरोगे तो दूसरी भी मिल जाएगी। तो एक तरह से
जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ फैटिग आई, समझदारी आई, और उसी की वजह से, हम नहीं कहते हमारी वजह से, लोगों के एटीट्यूड की वजह से आज वहां एक भी कैजुअल्टी नहीं। और एक बात मैं बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे, मुझे वार्न किया गया था कि जब 370 हटेगा तो हो सकता है पुलिस रिवोल्ट कर दे, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कश्मीर की पुलिस पे कि ईद के मौके पे भी एक भी सिपाही ने छुट्टी नहीं मांगी थी। सारे लोग ड्यूटी पे रहे थे और ईद उन्होंने लाइंस में मनाई थी। तो मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया, सिर्फ पाकीज़ा की गजल के सिलसिले में कश्मीर पहुंच गया था। मैं वापस आता हूं। आज फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने क्या तकरीर करूंगा। हम तो लड़ते झगड़ते यहाँ तक आ गए। मैं तो गांव में पैदा हुआ था, 2.5 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो हम कोई बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया से मैं किसी फिल्म के, आपके किसी नाम नहीं लूंगा, बयान पढ़ रहा था परसों कि फिल्मों से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता। मैं कहता हूं मुझे सीखने को मिलता है। मैं फिल्मों की ऐसी बहुत चीजें हैं जो आज तक नहीं भूला हूं। मैं दिलीप कुमार का वो डायलॉग नहीं भूलता हूं जो जमुना गंगा में अपनी हीरोइन को गोली लगी हुई को अपनी गोदी में लेके कहता है कि तुझे कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। वो जो डायलॉग डिलीवरी है उसको आप नहीं भूल सकते हैं। इसी तरह आज पे असर हो रहा है। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि यहाँ सीपी साहब हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कि हिंदुस्तान में सिर्फ वो नहीं हो रहा है जो दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, अभी भी बेरोजगारी है। शहरों में आप देखिए वो जो बैकपैक जिसको बोलते हैं, किसी ने इजाद किया होगा, बहुत बढ़िया चीज है, उसको लटका के हजारों हजार लड़का पैदल घूमता रहता है अपनी रोजी की तलाश में। उसको हम कोई बढ़िया रोजी गारंटी नहीं कर सकते हैं। यही किसान का हाल है। जवानों का तो मैं देख के आया हूं। आप यहीं बैठ के बहुत सब लोग भाषण करते हैं कि हम जवानों के लिए ये हैं और जवानों के लिए वो हैं। आपके देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 14 मंजिल के मकान हैं। एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए। हिंदुस्तान के फौजियों की जिस दिन अर्थी आती है उस दिन सारा जिला जुट जाता है, डीएम आ जाता है, एसएसपी आ जाता है, एमएलए आ जाता है, एमपी आ जाता है। और मैं झुंझुनू जिला है राजस्थान में मेरी बहुत रिश्तेदारियां हैं। कोई गांव नहीं है वहां का जिसके दरवाजे पे शहीद की मूर्ति नहीं है, गांव के रास्ते के बाहर। लेकिन उस दाह संस्कार के बाद उस बेवा और उस बच्चे को पूछने के लिए कोई नहीं जाता है। और ये जो मैं बताए 14 तल्ले के मकान वाले, ये कोई एक पैसे की चैरिटी ना एजुकेशन के लिए करते हैं, ना फौज के लिए करते हैं, ना सिपाहियों के लिए करते हैं, ना नौजवानों के लिए करते हैं।